हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसओ क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम अपना पेपर 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 के सिलेबस पे बात की है, तो आप लोग उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जब आप सिलेबस को समझ लें, यू कैन स्टार्ट सोशियोलॉजी फ्रॉम हियर। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो कि सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन पर बात करता है। और इसमें जो आप पहली हेडिंग देखेंगे जाकर, वो है आपकी मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है ये जान लीजिए पहले। एक्चुअली 13वीं सेंचुरी से पहले सोशियोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, यानी कि उससे पहले हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे सच एज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कभी भी कंसीडर नहीं किया गया था उससे पहले। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें सोशियोलॉजी को बनाने की ज़रूरत पड़ी, या हमें सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ी। उसी का जो एक पूरी शॉर्ट हिस्ट्री टाइप है वो इसमें दी गई है, और इसीलिए इसको कहा गया है कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज। एक्चुअली मॉडर्निटी क्या था और क्या सोशल चेंज हुए थे यूरोप में, और उसकी वजह से सोशियोलॉजी का एमरजेंस हुआ था, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, डार्क एज, कि डार्क एज क्या थी और उसका सोशियोलॉजी से क्या लेना देना है। देन साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एंड उसके बाद कमर्शियल रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी शुरू में आपको लग सकता है कि ये क्या चल रहा है, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि मैं इसको एक पेज में आपको लास्ट तक समराइज़ करके दे दूँगी। उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सोशियोलॉजी क्यों आई, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सोशियोलॉजी की। इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट था जो हम यूज़ करते थे? एक्चुअली कोई सब्जेक्ट ही नहीं था जो सोसाइटी को पढ़ सके, क्योंकि पॉलिटी था, वो पॉलिटिकल पावर को पढ़ रहा है या कुछ भी, डेमोक्रेसी को पढ़ रहा है, मोनार्की को पढ़ रहा है, बट वहाँ पे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो प्रॉपर सोसाइटी को पढ़ सके, लोगों को पढ़ सके, जान सके कि सोसाइटी कैसे चल रही है, लोग किस हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ हमें हमारे सामने आई है मॉडर्निटी के बाद, जहाँ पर बहुत सारे सोशल चेंज हुए यूरोप में। उसके बाद हमें जानने के लिए मिला कि ओके, वी शुड ट्राई टू इस्टेब्लिश अ न्यू डिसिप्लिन दैट विल स्टडी सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ नथिंग बट इन सोशियोलॉजी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। मतलब अगर हम साइंस पढ़ते हैं, हमारे पास फार्मूलाज होते हैं कि ये देखो, ये इस चीज़ का फार्मूला है, ये इस चीज़ की टेक्निक है, ये इस चीज़ को में काम आएगा। बट व्हाट अबाउट सोसाइटी? कि सोसाइटी को पढ़ने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? उसी के लिए हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी का एमरजेंस हुआ था। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि ये सब कैसे हुआ था। तो फर्स्ट थिंग इज़ डार्क एज। एक्चुअली डार्क एज क्या है, ये अपने आप में समझने वाली बात है। डार्क का मतलब क्या होता है? एक अंधेरा, यानी कि जहाँ पे हमें कुछ दिखाई ना दे। अंधेरे में क्या होता है कि हम देख नहीं सकते कि क्या चीज़ कहाँ पर है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि कोई भी अगर कह दे कि ये चीज़ यहाँ पे, वी जनरली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, हमने बिलीव कर लिया ये चीज़ है। तो वो डार्क एज थी। एंड डार्क एज कब थी? 13वीं सेंचुरी में थी। कहाँ पे थी? यूरोप में थी। इवन इन ऑल द वर्ल्ड देयर वाज डार्क एज इन 13वीं सेंचुरी। अब इसमें ऐसा क्या था? तो फर्स्ट थिंग, डोमिनेंस ऑफ चर्च। अब हमको ये बात जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि चर्च का डोमिनेंस क्यों था। एक्चुअली क्या था कि ये सोसाइटी बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी थी, और उसको हम सोशियोलॉजी में बोलते हैं थियोलॉजिकल सोसाइटी। यानी कि जो लोग थे वो हमेशा और ऑलवेज दे वर बिलीव ऑन रिलीजन। उनको रिलीजन के अलावा कुछ दिखता नहीं था, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी बात मनवानी है तो आपको कहना पड़ेगा ठीक है, ये चीज़ हमारे रिलीजन में, और मानना पड़ेगा। अब सपोज़ कीजिए एक ये इंसान, इसको नहीं पता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है सोसाइटी में। अब इसको किसी ने बता दिया कि अगर राइट और रॉन्ग को जानना है तो तुम्हें रिलीजन को मानना पड़ेगा। रिलीजन क्या है? रिलीजन सिर्फ चर्च में रहने वाले पोप को पता है कि वो रिलीजन क्या है। एक्चुअली ये जो चर्च था ना, ये चर्च कोई भी ऐसा नहीं था कि बस बहुत ही रिलीजियस था या बहुत ही अच्छे वर्क कर रहा था, नहीं। वहाँ पे बहुत सारा करप्शन था, डिस्क्रिमिनेशन था, और बहुत सारी गलत चीज़ें भी होने लगी थी। इसलिए इस एज को डार्क एज कहने लगे। अब क्या होता था, ये इंडिविजुअल, इसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो ये आंख बंद करके चर्च को मानता था। तो क्या होता था कि लोग छोटी छोटी बातें पूछने के लिए चर्च में जाते थे पोप के पास, और वो कहते थे कि मैंने ये काम कर दिया तो इसका क्या होगा, इसकी पनिशमेंट क्या है, या ये रिवॉर्ड है, कुछ भी है। तो चर्च उसको बताता था कि ये चीज़ ऐसे होगी। तो यहाँ पे टोटल डोमिनेंस ऑफ चर्च है। यहाँ पे किंग भी नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि किंग को सेकंड नंबर पे रखा गया है
और ये सेकंड नंबर पर क्यों है? बिकॉज किंग डजंट हैव रिलीजियस पावर, चर्च हैज़ रिलीजियस पावर। और रिलीजन डोमिनेंस करता है इंडिविजुअल के माइंड को, जो ये सोचता है, ये समझता है वो कैसे करना है, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है फियर। अब चर्च क्या कहेगा कि देखो, अगर तुमने यहाँ पे ये पैसे नहीं दिए या ये काम नहीं किया तो गॉड तुमको कहाँ, हेल में भेज देगा, आपको कहीं भी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी या कुछ भी वो बोल के डराएंगे कि नहीं, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल फियर ऑफ माइंड से वो काम करता है कि ठीक है, जो चर्च कह रहा है कि ये करना चाहिए तो मैं ये कर देता हूँ। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डार्क एज। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो सेकंड थिंग इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग सोशल हायरार्की, एग्जामिन सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब मैंने कहा कि रिलीजन है तो वहाँ पे वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, नॉर्म्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे सोसाइटी में चल रहा है वैसे चलने दो, सवाल मत पूछो, ये मत कहो कि ये क्यों होने लगा, क्यों नहीं होने लगा। यानी कि लोगों के पास खुद की समझ है ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहते। जो चर्च ने कह दिया दिन तो दिन, और चर्च ने कह दिया रात तो रात, वो उसी को मानते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या था ना, मोनार्कियल सिस्टम था। अब मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सब कुछ एक राजा के हाथ में होता है। अगर राजा ने रात को 10 बजे बैठकर या रात के 2 बजे बैठकर ये कह दिया कि आज से ये नियम लागू नहीं है, तो वो नियम लागू नहीं होता है। यानी कि ये बहुत ही इनस्टेबिलिटी है, कोई रिटर्न रूल्स नहीं। तो लोग चर्च पर अंधा विश्वास करते हैं, और वो राजा रानी को भी एक गॉड गिफ्टेड मानते हैं कि ठीक है, गॉड ने इनको भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए, या ये जो भी करेंगे वही ठीक होगा। फोर्थ थिंग इज़ इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट टू चर्च, लिंक पर्सनल इशू विद पब्लिक सोशल इशू। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इंडिविजुअल की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, जो भी है वो सब सोसाइटी है, सोशल रूल्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं। इंडिविजुअल क्या है? कुछ भी नहीं। वो सोसाइटी ने कह दिया ये सही, ये सही, ये गलत तो ये गलत, उसको मानना पड़ेगा, उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। अभी तो हम बहुत बातें करते हैं ना कि माई लाइफ माई चॉइस, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब ये आप सोच नहीं सकते हो उस एज में कि कोई इंडिविजुअल भी अपना फ़ैसला ले सकता है। वो फ़ैसला लेगा ही नहीं, उसकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला पूरे अदर उसकी फैमिली ले रही है, फैमिली का फ़ैसला सोसाइटी ले रही है, तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल लाई ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस चीज़ में। देन लैक ऑफ रैशनैलिटी। ये रैशनैलिटी का मतलब क्या है? यानी कि पीपल अपने दिमाग से सोचते नहीं, वो सवाल ही नहीं करते। जो चर्च बोल रहा है वो मान रहे हैं। चर्च ने कहा कि राजा जो है वो गॉड का भेजा हुआ एक मैसेंजर है, यू शुड रेस्पेक्ट दैट, तो लोग वही कर रहे हैं। उनके पास अपना खुद का दिमाग नहीं, वो यूज़ भी नहीं करना चाहते। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ रैशनैलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लो लिटरेसी एंड एजुकेशन। यानी कि लोग पढ़े लिखे भी नहीं, वो सवाल नहीं कर सकते, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। और अगर वो पढ़े हुए नहीं हैं तो उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि चर्च क्या कहेगा कि तुमने बाइबल पढ़ी है? बोलेंगे नहीं, हमने नहीं पढ़ी। तो चर्च अपने हिसाब से, जो वो पॉप होते हैं वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर देंगे। ठीक है, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं करोगे तो ये होगा, तुम्हारा काम ऐसे ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, गॉड तुमसे नाराज़ हो जाएगा, कुछ इस तरह से। सो दिस इज़ कॉल्ड डार्क एज, 13th सेंचुरी। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स इन योर आंसर। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पूछेगा भी कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो डार्क एज एक पॉइंट है, अपने आप में एक पॉइंट है, एंड यू कैन यूज़ दीज ऑल हेडिंग एज अ सब पॉइंट। तो द नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, बिकॉज ये तो डार्क एज हो गया, लेकिन द नेक्स्ट रूल यू शुड रिमेंबर कि सोसाइटी कभी भी रुकती नहीं है। ओके, चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, तो वो बदलती रहती है। अब इसमें क्या होगा कि 15th सेंचुरी आई, इसके बाद लोग बढ़ते रहे, कुछ भी हुआ, लेकिन 15th सेंचुरी आते आते दो चीज़ बहुत अच्छी हुई। फर्स्ट थिंग साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड सेकंड वाज कमर्शियल रिवोल्यूशन। तो अब ये दोनों रिवोल्यूशन क्या है जो कि 5th सेंचुरी में हुई? तो पहला रिवोल्यूशन हम देखेंगे वो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। कुछ नहीं हुआ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में, मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और एक सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन किसने सवाल किए, किसने सोचा और किसने पढ़ने की कोशिश की? सिर्फ उन लोगों ने जो पढ़ना जानते थे या बहुत ही वेल प्रिविलेज थे। कोई ऐसा था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और उसने सोचा कि यार सोसाइटी को देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके दिमाग में सवाल आ गए, उसने पढ़ना शुरू कर दिया।
तो क्या हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन में, एम्फेसाइज ऑन रीज़न एंड रैशनैलिटी। अब वो जो कुछ लोग हैं उन्होंने रीज़न जानने की कोशिश की कि भाई रीज़न क्या है इसके पीछे, और अगर रीज़न है तो वो सवाल पूछेंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, मेरे दिमाग में सवाल आता है। ठीक। सेकेंड थिंग, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे लोग करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि देखो भाई चर्च के पास जाते हैं तो चर्च अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक इंटरप्रिटेशन सभी को दे रहा है, नहीं, वो अलग अलग दे रहा है। अगर कोई अमीर है तो उसको इसके हिसाब से इंटरप्रिटेट करके बता देगा, कोई गरीब है तो उसके हिसाब से करके बता देगा। तो उसको जब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यार ये तो रीज़न नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, बाइबल अमीर और गरीब के लिए अलग कैसे हो सकती है, गॉड के लिए तो सब बराबर होते हैं। तो गॉड पैसे के हम कहते हैं ना कि ये रिच है, ये पुअर है, तो उसके हिसाब से गॉड कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, राइट। तो अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल एटीट्यूड। अब लोगों ने सवाल करना शुरू किया। कुछ लोग थे बहुत ही आई कैन से हायर क्लास के थे, वो बहुत ही प्रिविलेज क्लास के थे। तो उसके बाद क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशन बेस्ड टू एविडेंस बेस्ड। अब ट्रेडिशन से कैसे आ रहा था, जो पॉप बोल रहे हैं वो लोग मान रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें एविडेंस दिखाओ कि ऐसा होगा। अगर तुम बोल रहे हो कि इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो तुम्हें कैसे पता कि ये सच है और किसने लिखा हुआ है, राइट। तो वो एविडेंस मांग रहे हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल जो देखते हैं, हम एग्जाम्पल डालते हैं। सबसे पहला कोपरनिकस का, क्योंकि कोपरनिकस ने क्या कहा था, कोपरनिकस ने थ्योरी को दिया था। एक्चुअली वहाँ पे पहले एक थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, अगर आपने पढ़ी होगी तो ये कोपरनिकस ने दी है, और ये थ्योरी नेगलेक्ट करती है जियोसेंट्रिक थ्योरी को। इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। जियोसेंट्रिक थ्योरी थी जो कि चर्च ने बताई हुई थी, और उसमें चर्च ने कहा था कि ये अर्थ है, अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में सेंटर में है, और जो सन है वो इसका चक्कर लगा रहा है, यानी कि सन मूव अराउंड द अर्थ। ये थ्योरी है जियोसेंट्रिक की, यानी कि अर्थ इन द सेंटर। लेकिन अब कोपरनिकस ने पढ़ा और उसने समझा, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किए, और उसने कहा कि नहीं, ये गलत है। एक्चुअली इन रियलिटी व्हाट हैपन दैट अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में, और सन के चारों तरफ जो है अर्थ वो चक्कर लगा रही है, और इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। बस यही फ़र्क था, और ये बहुत बड़ा आई कैन से कि बहुत बड़ा स्टेप था जो कि कोपरनिकस ने लिया था, क्योंकि सीधा सीधा कोपरनिकस ने चर्च को चैलेंज कर दिया था कि नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो झूठ है। और ये बात आपको पता होगी कि कोपरनिकस को इसके लिए सज़ा भी दी गई थी। खैर, सेकंड जो हमारे रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर, वो है न्यूटन। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन्वेंट किया था उस टाइम पे। एक्चुअली ग्रेविटेशन क्या है, आज भी अगर हम किसी आम आदमी से पूछेंगे उसको नहीं पता होता कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, वाई अर्थ कि अर्थ अपनी तरफ क्यों खींचती है चीज़ों को, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन ने उस टाइम पे पता लगा लिया था। देन गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटल मेथड का पता लगाया, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया जो कि ये न्यूटन का लॉ है। तो ये कुछ लोग थे सोसाइटी में जिन्होंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, और उन्होंने एविडेंस मांगे। लेकिन इसमें एक जो भी कमी रही, वो कमी ये थी कि ये चीज़ आपके लोकल लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। कमर्शियल साइंटिफिक रिवोल्यूशन में ये चीज़ लोकल लोगों तक नहीं पहुंच पाई, ये बहुत ही कम लोगों तक सीमित रह गई उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ हुई जो था कमर्शियल रिवोल्यूशन, सेम टाइम पे हो रही थी ये चीज़ें, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो कमर्शियल रिवोल्यूशन क्या है, कुछ नहीं है, ग्रोथ ऑफ ओवरसी ट्रेड। अब आपको पता होगा कि इसी वक्त में 15वीं सेंचुरी में वास्को डी गामा इंडिया आए थे, और उन्होंने इंडिया का सी रूट खोज लिया था। बस वही है कमर्शियल रिवोल्यूशन। उससे क्या हुआ था, जब सी रूट मिला, यहाँ से वास्को डी गामा बहुत सारा लेके गए थे, रॉ मटेरियल लेकर गए थे, और उसको अपने देश में यूरोप में जाके बेच दिया था। तो उससे क्या हुआ कि ट्रेड इंक्रीज़ हो गया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, नथिंग एल्स, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। बस इतना याद रखना है, यही है कमर्शियल रेवोल्यूशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि सी रूट खोज लिया और जो ट्रेड था वो बढ़ गया, ठीक है। अब जब ट्रेड बढ़ेगा तो क्या होगा, राइज ऑफ मर्चेंट क्लास, यानी कि बुर्जुआज क्लास जो थी वो यूरोप में वो बढ़ रही थी। अब इससे क्या होगा, ये मर्चेंट जो है ना, ये टैक्स देना शुरू करेंगे किंग को, और किंग के पास आ जाएगा पैसा। और अगर किंग के पास पैसा आ गया तो क्या होगा कि किंग पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। और ये किंग किसको टक्कर दे सकता है, अब ये दे सकता है चर्च को।
बिकॉज नाउ किंग हैज़ मनी इन इट्स हैंड। ओके, नाउ सी अदर थिंग क्या है, अब जब मर्चेंट क्लास का राइज हुआ तो उससे सेकंड थिंग हुई डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यूरोप में बैंकिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल का एक्यूमुलेशन शुरू हो गई, यानी कि पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया सोसाइटी में। एक जगह ऐसी बन गई जहाँ पे हम पैसे को रख सकते हैं, यानी कि पैसे की अहमियत बढ़ती जा रही थी। तो उससे क्या हुआ, एमरजेंसी ऑफ कैपिटलिज्म आ गया। लोगों को पैसे की अहमियत दिखने लगी, वो पैसे के पीछे भागने लगे। उससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स हो गया। जब कैपिटलिज्म आएगा, पैसा आएगा, तो पैसे से सामान आएगा, और सामान आएगा तो मार्केट बनेगी, और मार्केट बनेगी तो लोग खरीदने जाएंगे, और अगर लोग खरीदने गए तो उससे क्या होगा, इंक्रीज ऑफ अर्बनाइजेशन होगा। जहाँ पर मार्केट लगेगी वहाँ पर एरिया का भी तो डेवलपमेंट होगा, और उससे अर्बनाइजेशन हो सकती है। तो यही है कमर्शियल रिवोल्यूशन, नथिंग एल्स। इसमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखो कि वास्को डी गामा इंडिया आए थे और सी रूट उन्होंने खोज लिया, तो उससे ट्रेड बढ़ गया। ट्रेड बढ़ता गया तो उससे क्या हुआ कि मर्चेंट क्लास हुई, मर्चेंट क्लास ने बैंकिंग सिस्टम बना लिया, उससे कैपिटल का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया। फिर आ गया कैपिटलिज्म, फिर मार्केट्स बन गई और अर्बनाइजेशन हो गई, यानी कि सोसाइटी चेंज हो रही है। सोसाइटी रुकी नहीं है वहीं पे, वो बदल रही है। अभी हमने पहले देखा ना कि डार्क एज थी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे सवाल करना शुरू कर रहे हैं, और सवाल कर रहे हैं जबकि उनके पास पैसा भी आने लगा। अब देखो, ये दोनों रिवोल्यूशन हुए, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड कमर्शियल रिवोल्यूशन। तो इन दोनों का ही एक रिज़ल्ट था जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। अब देखो इसमें क्या हुआ कि एनलाइटनमेंट में एक चीज़ हुई सबसे अच्छी, कि अब जो है लोकल लेवल पर जो लोग थे उनके हाथों में पैसा आ चुका है, क्योंकि ट्रेड बढ़ गया, कैपिटलिज्म बढ़ गया, मार्केट बढ़ रही है, तो लोकल इंसान के हाथ में भी पैसा है। जब पैसा आया तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया, और यही था एनलाइटनमेंट। यानी कि अब देखो साइंटिफिक रिवोल्यूशन में क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो कि हायर क्लास के थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो समझ सकते थे, उन्होंने सवाल किया था यहाँ पे। लेकिन एनलाइटनमेंट में अब लोकल पर्सन सवाल करेगा चर्च से कि भाई अगर तुम ये बात बोल रहे तो मैं क्यों मानूं, क्या रीज़न है इसके पीछे, मुझे क्या फ़ायदा होगा, और अगर होगा कोई नुकसान भी तो इसका क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। यानी कि रीज़न एंड रैशनैलिटी बढ़ रहे थे, लोग सवाल करना शुरू कर चुके हैं। इंडिविजुअलिज्म आ गया है, क्योंकि अब इंडिविजुअल ने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। भाई मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहे करूँ, वो वाली स्थिति यहाँ पे आ गई है अब थोड़ी थोड़ी। देन लिबर्टी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलराइजेशन, साइंटिफिक। अब देखो पहले एक क्लास थी जो थी चर्च, इसके पास पैसा भी था, पावर भी थी, सब थे। फिर किंग था, और उसके बाद मर्चेंट क्लास, और उसके बाद है लोअर क्लास, सबसे जो नीचे की क्लास आएगी। लेकिन अब इनके पास पैसे आने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने मार्केट क्रिएट कर दी है। ये मार्केट में जा रहे हैं, पैसे में जो भी है चीज़ों को बेचने कर रहे हैं, पर इनके हाथ में पैसा है। जब पैसा आ गया तो अब इनको लग रहा है यार पैसा तो मेरे पास भी है, पैसा इसके पास भी है, तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं सोसाइटी में, हम भी तो इक्वल होने चाहिए। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आने लगे हैं लिबर्टी के, फ्रीडम के, इक्वालिटी के, साइंटिफिक थिंकिंग के, इन चीज़ों के आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम थ्योरीज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है जॉन लॉक की थ्योरी है नेचुरल राइट्स। अब जॉन लॉक जो है ना, वो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं कि भाई हर किसी के पास राइट है अपनी लाइफ को जीने का, हर तरह से अपने काम करने का जो वो चाहता है, इक्वालिटी है, ठीक है, फ्रीडम है। उन्होंने ये थ्योरी दी। दूसरे स्कॉलर कौन से थे हमारे, मोंटेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ पावर। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि चर्च यानी कि रिलीजन और स्टेट यानी कि किंग, इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए, इनका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बीच में। कि भाई ऐसा नहीं हो कि जो बस चर्च कह रहा है तो सोसाइटी चले, नहीं, हमें सेपरेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड थर्ड इज़ रूसो। रूसो ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि लोग थोड़े थोड़े कहते हैं कि भाई हम कुछ राइट अपने ऐसे हैं कि हम ये चीज़ स्टेट को कह देते हैं कि तुम संभालो। यानी कि बहुत सारे लोग आए, इन्होंने एक स्टेट बनाई, और स्टेट में इन्होंने कुछ लोगों को चुन लिया और उनसे कहा कि भाई हम आपको राइट दे रहे हैं कि आप थोड़े बहुत हमारी लाइफ के फैसले ले सकते हैं, कि हम रहेंगे, फ्रीडम हमारे पास रहेगी, बट जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यू कैन टेक सम डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि सब लोगों ने, सोसाइटी आई एक साथ और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और इसको बोलते हैं हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर है वोल्टेयर ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत बढ़िया, क्योंकि चर्च इसी के खिलाफ था,
चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे सवाल पूछे या उसके अगेंस्ट बोले, लेकिन वोल्टेयर थ्योरी क्या दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये तो पूरा ही काम करने वाली है इस सोसाइटी में, और इसी को बोलते हैं हम एनलाइटनमेंट। तो अब हम सम अप करते हैं। डार्क एज थी, लोग बिल्कुल चर्च पर डिपेंडेंट थे और सारी चीज़ें चर्च का डोमिनेंस चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है। उसके बाद 15th सेंचुरी आती है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन होता है, थोड़े ही सही लेकिन लोग जागरूक होते हैं। उसके बाद कमर्शियल रिवोल्यूशन है, सी रूट मिल गया है, ट्रेड बढ़ गया है, लोगों के हाथ में पैसा आ गया, और इन दोनों से क्या आया है, हमारा एनलाइटनमेंट होने लगा है। ठीक, एनलाइटनमेंट हो रहा है यानी कि लोकल लेवल पर अब लोग अवेयर हो रहे हैं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्यों है, अगर हो रहा है तो क्यों। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है आपका 18th सेंचुरी में। ठीक है, अब देखो ये जो आ रहा था ये 15th सेंचुरी में चल रहा है, ये 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला है, और उसके बाद आपका 18th सेंचुरी में आ गया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सिंपल सी स्टोरी है। वहाँ पे अकाल आ रहा है, फेमिनिज़म आ रहा है, और वहाँ पे जो राजा रानी है उनको किसी की पड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी, वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सिंपल लाइफ उनकी बढ़िया मस्त चल रही है, लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ चुका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। और वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है, बहुत फेमस इंसिडेंट है, कि कुछ लोग राजा के दरबार में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो उस पर रानी हंसकर बोल देती है कि अगर रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ और केक खाओ, कुछ समथिंग ऐसा उसने बोल दिया। तो इससे क्या होता है ना, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें वो किंग को और क्वीन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनका सर्वर काट देते हैं, और वहीं से क्या होता है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है फ्रांस में। और यही है बस फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इससे क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसका रिज़ल्ट क्या था, रिज़ल्ट था एंड ऑफ मोनार्की। मोनार्की ख़त्म हो चुकी है, राजा रानी का खेल ख़त्म, अब शुरू होगा नया खेल, और नया खेल क्या है, वो है डेमोक्रेसी का। यानी कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसी से लोग परेशान थे कि राजा रानी मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम गरीबों वाली जी रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई पड़ी हुई नहीं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है लिबर्टी का, यार भैया सब जिएंगे मस्ती में, इक्वालिटी आएगी, इक्वल होना चाहिए सब कुछ, और फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, नथिंग एल्स, हमें कुछ ज़्यादा भी चाहिए भी नहीं। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, अब लोगों के पास ना वो राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, यार हमारा देश ऐसा हो, और एक फीलिंग आने लगी कि ठीक है हम इसको डेवलप बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, और जो भी होगा हर इंसान को जीने का अधिकार होगा। एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म में क्या है, वहाँ पे फ्यूडल्स होते थे और उन्हीं को लॉर्ड्स माना जाता था, किंग के थे, फ्यूडेटरी थे, और ये सब मोनार्कियल सिस्टम है, यानी कि बर्थ बेस्ड है, राजा का बेटा राजा, वजीर का बेटा वजीर, वही चल रहा है। ठीक है, तो वो एवोल्यूशन हो चुका है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। और क्या रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो हम देखते हैं आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब बराबर भी है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई राजा नहीं, कोई फकीर नहीं, कुछ भी नहीं, सब इक्वल चल रहा है। और फिर है डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, और यही है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हिट करता है सोसाइटी में। अभी तो हम देख रहे हैं, हम तो डार्क एज से निकल कर आए हैं, डार्क एज के बाद और भी कुछ देखा, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, इसके बाद 18th सेंचुरी में दूसरा रिवोल्यूशन हो रहा है, और वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ना कमर्शियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमने कमर्शियल रिवोल्यूशन में देखा है कि उसमें सी रूट मिला है, तो ट्रेड बढ़ चुका है वेस्ट और ईस्ट के बीच में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होगा ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में मैकेनिज़्म आ जाएगा, और यहाँ पे ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, यानी कि मशीन बेस्ड प्रोडक्शन होने लगा है। पहले क्या होता था कि लोग बस इतना ही प्रोडक्शन करते थे जितना उनको ज़रूरत है, अपने घर के हिसाब से कर लेते थे, लेकिन अभी आ रहा है मशीन बेस्ड, तो यहाँ पे होगा सरप्लस जनरेट, यानी कि मास प्रोडक्शन। अब जब मास प्रोडक्शन हो गया, हमारे पास इतना सब कुछ है, तो उसको रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, तो वहाँ पे आएगा फैक्ट्री सिस्टम। हमने फैक्ट्रीज़ बना दी हैं, उससे क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हुआ। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी खेती कर रहे थे, अब कुछ लोग ऐसे हो गए जो कि फैक्ट्री में काम करेंगे जाके, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया अपने आप में। कुछ मज़दूर बन चुके हैं, कुछ फार्मर बन चुके हैं, अब मर्चेंट पहले से ही सोसाइटी में है, तो वहाँ पे डिवीज़न आ रहा है लेबर्स में। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बननी, फैक्ट्री बनी, उससे इंडस्ट्री बनेगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है, उसी के बेस पर मशीन चल रही है, राइट, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। फिर
ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनलिज्म, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों बढ़ेगा भाई, प्रोडक्शन है। अब पहले मान लो मेरा जो खेत था उसमें 1 टन अनाज हो रहा है तो वो मेरे घर में काम आ रहा है, लेकिन अब 10 हो रहा है तो उसको बेचने जाएंगे ना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, कम्युनिकेशन चाहिए ना, बाहर जाके बात करनी पड़ेगी भाई, बेचना है, सारे काम करने हैं। तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ा और कम्युनिकेशन में ग्रोथ हो रही है। उसके बाद एमरजेंसी ऑफ वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास बढ़ रही है भाई, जो कर रही है काम को फैक्ट्रीज़ में कर रही है, इंडस्ट्रीज़ में कर रही है, वो बढ़ेगी, उसका एमरजेंस हो रहा है धीरे धीरे। ठीक, यही है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब क्या हुआ, देखो इतने सारे रिवोल्यूशन आ चुके हैं। आपका डार्क एज थी, डार्क एज से हम आ रहे हैं रिवोल्यूशन देखते हुए आ रहे हैं। साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ रहा है, कमर्शियल रिवोल्यूशन आ रहा है, एनलाइटनमेंट आ गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। अब इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में चेंजेस आए हैं और बहुत बड़े लेवल के चेंजेस आए हैं। जैसे कि पहला चेंज अगर हम देखेंगे वो है पॉलिटिकल चेंज, मोनार्की टू डेमोक्रेसी। भाई राजा रानी जा चुके हैं, डेमोक्रेसी आ चुकी है, एक पूरा नया सिस्टम। आप जानते कितना वक्त लगता है इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में। अगर आपको एक घर भी चेंज करना हो तो उसमें भी आपको महीने और साल लग जाते हैं उसको चेंज करने में। यहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, मोनार्की टू डेमोक्रेसी आ चुकी है। उसके बाद इकोनॉमिकल चेंज है, प्रोडक्शन पहले फैमिली के लिए होता था, अब फैक्ट्री के लिए हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ चुका है। इकोनॉमी भी हमारी चेंज हो रही है भैया, पैसा आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग अमीर बन रहे हैं। उसके यहाँ पे सोशल चेंज भी तो आ रहा है ना। अब क्या हुआ, पहले वुमेन सिर्फ घर में काम करती थी, लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, तो वुमेन वर्क इन इंडस्ट्री, यानी कि वुमेन बाहर जा रही है घर से। इससे क्या हो रहा है, रिलीजन डिक्रीजिंग। पहले क्या होता था, घर से बाहर नहीं जाना, क्यों, क्योंकि रिलीजन कहता है। लेकिन अभी तो सोशल चेंज हो चुका है, वुमेन बाहर जाने स्टार्ट हो चुके हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है कि रिलीजन डिक्रीज़ कर रहा है और रैशनैलिटी इंक्रीज़ कर रही है। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं अभी। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, यानी कि पहले गांव है और अब आ रहा है अर्बनाइजेशन। जहाँ जहाँ फैक्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, वहाँ पे अर्बन टाउन्स बनते जा रहे हैं, उनका इंक्रीजमेंट हो रहा है, नथिंग एल्स, यानी कि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक, और सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल चेंज आ रहा है, यानी कि पहले क्या थी, थियोलॉजिकल सोसाइटी। कौन सी थियोलॉजिकल सोसाइटी होती है, जहाँ पे सिर्फ रिलीजन के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है, वो है थियोलॉजिकल सोसाइटी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोलैप्स कर रही है और साइंटिफिक सोसाइटी स्टार्टेड राइजिंग। लोग हर चीज़ पे साइंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक्सपेरिमेंट करके ठीक साबित हो रहा है मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, सिंपल एज दैट। आइडियोलॉजिकल चेंज हो चुका है। अब देखो कितना सारा चेंज आया है सोसाइटी में, हर लेवल पर चेंज है, हर लेवल पर, सोशल, स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। अब देखो अगर इतना सब कुछ आएगा तो सोसाइटी पे असर क्या पड़ेगा भाई, कोहराम मच जाएगा, कोई भी समझ नहीं पाएगा इधर जाएं कि इधर जाएं। बहुत से लोगों को ये चेंज अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं यार, पहली सोसाइटी बढ़िया थी, हमको नहीं है पसंद, ये क्या चल रहा है, ये पहली सोसाइटी होनी चाहिए, राइट। और बहुत से कह रहे हैं नहीं, सोसाइटी बदल चुकी है, हमें मानना है। तो इससे क्या हुआ, कंप्लीट सोशल चेंज हो चुका है सोसाइटी में। अब जब कंप्लीट सोशल चेंज होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं सोशोलॉजिकल वे में कियोस, यानी कि सोसाइटी में कियोस हो चुका है भाई। किसी को नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा। ठीक है, हमने राजा को मार दिया, रानी को मार दिया, हमने साइंटिफिक रेवोल्यूशन कर लिया, कमर्शियल रेवोल्यूशन कर लिया, हर चीज़ कर ली, लेकिन अब क्या बताओ, अब इधर चले, अब इधर चले, किधर चले, किधर चले। 100 लोग हैं जो इधर कह रहे हैं, 50 हैं इधर कह रहे हैं, 1000 हैं इधर कह रहे हैं, किसकी मान ले भाई। और अगर आप समझ रहे हैं कि मेजोरिटी पे होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, यहाँ पे किसी को नहीं पता। तो उसी से तंग आके क्या होगा, अब यहाँ पे ज़रूरत है एक सोशल ऑर्डर की। तो वो सोशल ऑर्डर कहाँ से आएगा, तो उसी को सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए और उसको जानने के लिए कि भाई सोसाइटी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको पढ़ने के लिए जो भी डिसिप्लिन बना वो बना सोशियोलॉजी। और यही है एमरजेंसी ऑफ सोशियोलॉजी भाई। क्यों आया सोशियोलॉजी, क्योंकि ज़रूरत थी उस टाइम पे। अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर जाननी है ना, तो कोई भी चीज़ अगर आएगी तो उसकी ज़रूरत होती है, और सोशियोलॉजी की ज़रूरत थी उस टाइम पे लोगों को, क्योंकि वहाँ पे ना कोहराम मचा हुआ है पूरी सोसाइटी में। हर कोई जानना चाह रहा है भाई सोसाइटी किधर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर आए, उन्होंने कहा कि हम एक सब्जेक्ट बना रहे, इसमें हम सोसाइटी को पढ़ेंगे और हम आपको बता देंगे कि आगे क्या करना है, ये ऐसा क्यों हुआ और लोगों की सोच क्या है और कैसे चलेगी। बस वही है सोशियोलॉजी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज़ इन सोशियोलॉजी। ठीक है ना,
यही है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, नथिंग एल्स। यही है सोशियोलॉजी, बस इसीलिए आई थी सोशियोलॉजी। और यही है पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, यानी कि क्यों आई मॉडर्निटी, क्या थी, सोशल चेंजेस क्या थे और सोशियोलॉजी कैसे आई। और यही वो सोशियोलॉजी है जो आज आप पढ़ते हैं जस्ट टू क्लियर यूपीएससी। ठीक है, ऐसा नहीं है, और भी लोग बहुत सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो अब लास्ट फेज में हम पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज़ कर देते हैं और मैं इसमें आपको बता दूंगी कि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने। देखो ये डायग्राम बना लेना, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, अब देखो जैसे हमने डार्क एज के बारे में पढ़ा, तो तुम्हें क्या करना है कि डार्क एज के बस 2-3 टॉपिक यहाँ पे लिख लेने, यानी कि डोमिनेंस ऑफ चर्च और इंडिविजुअल, ऐसे लिखो और ऐसे कर दो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट, राइट। अब हम देखते हैं इसको, मैं लिख के आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ना पॉइंट बना के लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डोमिनेंस ऑफ चर्च, राइट, यहाँ पे लिख दिया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इंडिविजुअल का कोई यहाँ पे इतना बड़ा रोल नहीं है, तो ऐसे एरो करके लिख दीजिए, सिंपल। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, यही 2 पॉइंट है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। और आप ले सकते हैं ये रिलीजियस सोसाइटी, यानी कि थियोलॉजिकल सोसाइटी, 3 पॉइंट ऐसे लिख दी। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, 2 रिवोल्यूशन है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन क्या हुआ, इसमें कुछ लोग थे जो कि प्रेस्टीजियस क्लास थे या कुछ भी थे, जैसे कि गैलीलियो थे, न्यूटन, और आप इनकी थ्योरीज़ के नाम लिख दीजिए सामने, नथिंग एल्स, जो कि हमने भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे, कमर्शियल रिवोल्यूशन, इसमें आप ऐसे करेंगे और सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे, सी रूट, ठीक, और इसके आगे लिख देंगे आप ट्रेड, और ऐसे आपने कर दिया ये, ठीक है। ट्रेड इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ का साइन आपने लगा दिया। अब देखिए ये 2 हेडिंग तैयार हो गई। अब आप जब भी इसको पढ़ेंगे आप पूरा एक्टिव रिकॉल कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद है एनलाइटनमेंट, इसमें भी आप जो है यहाँ पे लिख दीजिए, हुक का लिख दीजिए, ठीक है, लॉक का लिख दीजिए, रूसो लिख दीजिए, और उनकी थ्योरीज़ के बस नाम लिख लीजिए। ये 3-4 पॉइंट इसमें लिखिए। उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसमें आप क्या लिखेंगे, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट, और इक्वालिटी, ऐसे 2-3 पॉइंट लिखिए, सिंपल। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब आप ये एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि ठीक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ था। उसके बाद सोशल चेंज, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि सोशल चेंज में क्या हुआ था, पॉलिटिकल चेंज हुए हैं, इकोनॉमिकल हुए हैं, वैसे ही 1-2 पॉइंट आप ऐसे बना बना के लिख दीजिए, सोशल, इकोनॉमिकल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, बस ये आएगा। उसके बाद हो गया आपकी सोसाइटी में क्योस, और क्योस को क्या हुआ कि नीड है हमको सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए क्या आया है, सोशियोलॉजी आया है, यही सब्जेक्ट है। एमरजेंस, इसलिए हमने देखा कि आज जो हमारे सामने सब्जेक्ट है वो क्यों एमर्ज हुआ, बिकॉज हम सोसाइटी को पढ़ना चाहते थे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सिंपल एज दैट। ये एक पेज में आप पूरा एक टॉपिक सम अप कर देंगे, और कभी भी अगर आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक्टिव रिकॉल बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट चैप्टर की होगा, वो होगा स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यही हमें पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, क्योंकि बहुत न्यू वीडियो है, 2026 में है, तो जो लोग 2026 में देने वाले हैं या इससे बाद के लिए तैयारी करें उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये वीडियो कैसा लगा उसमें आप कमेंट में भी बताइए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक